our YouTube channel Hotspot Academy. Today we will discuss about the concept that is types of companies. In the previous video, we have already covered the basic features and the meaning of the company. So let's start the video. In this video, we will discuss about the types of companies. Basically, on the basis of control, there are three types of companies: holding company, subsidiary company, and associate company. Let's have a look with the help of this diagram. ABC और DEF यहाँ पर मैंने दो कंपनीज ली हैं. एक हमारी ABC लिमिटेड कंपनी है और एक है हमारी कौन सी DEF लिमिटेड कंपनी. ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप समझनी है कि ABC और DEF के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हैं. जैसे मान लो ABC कंपनी ने DEF कंपनी के मोर देन 50% शेयर ले रखा है. मोर देन कितना? 50%. तो जो हमारी ABC कंपनी है वो DEF कंपनी की क्या हो जाएगी? ये कंपनी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग और ये हमारी हो जाएगी कौन सी? सब्सिडरी कंपनी. यानी कि अगर हम बात करें रिलेशनशिप की कि अगर किसी कंपनी का 50% से मोर देन कंट्रोल है. कंट्रोल का मतलब कंट्रोल ऑन कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, या उसने उतने परसेंट उस कंपनी के शेयर हेल्ड करके रखे हैं, तो उसी को कंट्रोल कहते हैं. यानी ABC लिमिटेड ने अगर मोर देन 50% शेयर जो है DEF लिमिटेड का हेल्ड करके रखा है, तो हमारी ABC लिमिटेड कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ DEF लिमिटेड कंपनी. और जो DEF लिमिटेड कंपनी है वो क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी ABC लिमिटेड की. तो दैट वाज ऑल अबाउट द होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हम बात करेंगे एसोसिएट कंपनी के बारे में. एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है, मान लो अगर किसी कंपनी ने किसी कंपनी के 20% से लेके 30% के बीच में शेयर हेल्ड करके रखे हैं, यानी उसके पास उतने शेयर हैं, तो ABC की लिमिटेड जो है DEF लिमिटेड की क्या होगी? अभी ये हमें समझना है इस रिलेशनशिप को. तो यानी DEF लिमिटेड, अगर मान लो ABC लिमिटेड ने 27% शेयर हेल्ड करके रखे हैं DEF लिमिटेड कंपनी के, तो DEF लिमिटेड कंपनी जो है वो हमारी हो जाएगी एसोसिएट कंपनी ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का क्या होता है मतलब? देखो, गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिन पर किसका कंट्रोल होता है? आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर बाय स्टेट गवर्नमेंट, या बोथ. अब इस केस को समझते हैं. देखो, गवर्नमेंट कंपनी हमारी ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर जो 50 कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर जो है गवर्नमेंट ने हेल्ड करके रखा है. ये चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और चाहे पार्शली मतलब पार्टली थोड़ा, मतलब मान लो 20% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास 30% शेयर है. तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का ये कॉन्सेप्ट था हमारा. आगे बढ़ते हैं. तो हमारी आती है प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्राइवेटली ओन की जाती हैं, जो जिस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. प्राइवेटली ओन्ड कंपनी होती हैं ये. और दूसरी बात ये है कि इन तरीके की कंपनीज में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? 200. और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? कम से कम अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो आपको कम से कम 2 मेंबर होने ही होने हैं. बिना 2 मेंबर के आपकी कंपनी नहीं खुल सकती. और मैक्सिमम आप कितने रख सकते हैं? मात्र 200. और ये मतलब देयर इज नो फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कितनी आपको लानी है. आप इस जानकारी के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी को खोल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हमारी बात आती है पब्लिक कंपनी. और हाँ, एक बात बताना भूल गया. प्राइवेट कंपनी एक हमारी कंपनी इनको प्राइवेट कंपनीज को हमेशा अपने नाम के आगे PVT लगाना ज़रूरी है. प्राइवेट कंपनी जितनी भी हैं वो सब आपने देखा होगा अपने नाम के आगे PVT लगाते हैं. PVT, तो ये चीज़ याद रखना. PVT मतलब प्राइवेट. ओके, आगे बढ़ते हैं. पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो पार्शली जिन पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का. और यहाँ पर क्या होता है? पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं कितने? 7. और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? नॉट डिफाइंड, मतलब अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं है. तो पब्लिक कंपनी के बारे में यही था कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनीज, पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर नॉट द प्राइवेट कंपनी, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. वो क्या है? पब्लिक कंपनी है.
और यहाँ पर देयर इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये अनलिमिटेड कह लो, ठीक है। तो ये बात आती है पब्लिक कंपनी के बारे में। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जो कंपनीज हैं वो दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? पहली हमारी लिमिटेड कंपनी, दूसरी है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अब इस चीज़ को हम समझते हैं आसानी भाषा में। देखो, लिमिटेड कंपनी हमारी ऐसी कंपनीज होती हैं, ये फर्दर क्लासिफाइड है इनटू टू कैटेगरीज। पहला कैटेगरी है लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा कैटेगरी है लिमिटेड बाय गारंटी। अब बात समझते हैं गारंटी और शेयर्स क्या है। देखो, ऐसा होता है कि जब भी बात करते हैं हम कंपनी, जब हम कंपनी को खोलते हैं तो हमें कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसा हम अपने पास से लगाते हैं और कुछ पैसा हम पब्लिक से मांगते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। तो जब हम बात करते हैं कि ऐसी कंपनीज कौन सी होती हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के 100 रुपये के शेयर परचेज कर रखे हैं और 100 रुपये के शेयर परचेज कर रखे हैं, जिसमें कंपनी क्या करती है, टुकड़ों में पैसा, कॉल्स में पैसा मंगाती है। जैसे जैसे वो कहेगी फर्स्ट कॉल पे हमने मंगा लिया 30%, फर्स्ट कॉल पे हमने मंगा लिया 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड कॉल पे हमने 30 रुपीज़ का मंगा लिया एंड फाइनल कॉल पे हमने 40 रुपीज़ का मंगा लिया। तो ये कुछ कॉल्स होती हैं, कंपनी को जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब तब वो कॉल करती है और पैसे मंगाती है। तो इसी तरीके से जब हमने बात की लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी मान लो अगर मैंने 30 रुपीज़ पे किया है तो अब मैं कितने पैसे के लिए लायबल रहूंगा कंपनी को, मैं 30 रुपये ये और 40 ये 70 रुपये के लिए मैं अभी भी लायबल हूं, जो कंपनी कभी भी मुझसे कॉल अप कर सकती है, कभी भी मंगा सकती है, कंपनी के ऊपर है। और दूसरा टर्म आता है हमारा लिमिटेड बाय गारंटी। अब उसको भी समझ लेते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं कंपनी का एक मेंबर हूं, मैंने क्या किया, मैंने कंपनी को गारंटी दी है कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन की पोजीशन में होगी या कंपनी घाटे में चल रही होगी तो मैं कम से कम 1000 या 100 करोड़ की लायबिलिटी बियर करूंगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं आपको, एक हाइपोथेटिकल फिगर है ये। तो उस बंदे ने कहा कि मैं 100 करोड़ तक की लायबिलिटी को बियर करूंगा, तो वो बंदा 100 करोड़ तक ही लायबल होगा। और ये अमाउंट कब वो देगा, व्हेन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी जो है खत्म होने वाली होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड कंपनी का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनलिमिटेड कंपनी। अब अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? अनलिमिटेड कंपनी आर दोज कंपनीज जो जिनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बेसिकली ऐसे भी कंपनीज हमारे पास हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है। और लिमिटेड कंपनी में एक चीज़ याद रखना, लिमिटेड कंपनी लिमिटेड होती हैं जिनकी, मतलब लिमिटेड कंपनी का मतलब ये नहीं कि लिमिटेड कुछ भी, लिमिटेड कंपनी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी से है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी। और ऐसी कंपनीज जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो हमारा सेक्शन 8 है ऑफ द इंडियन कंपनीज, वो सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 में डिफाइंड है। यानी कि सेक्शन 8 जो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताया गया। बेसिकली ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ये इनको हमने नाम दिया है कंपनी हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम बात करें बेसिकली चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की, अगर हम बात करते हैं तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में क्या आता है, मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे उस कंपनी का जो होल सोल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइंस को बढ़ावा देना है, कॉमर्स को बढ़ावा देना है, आर्ट्स को बढ़ावा देना है, एजुकेशन को सपोर्ट करना है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ऐसी कंपनी बनाई जाती है, उनको सेक्शन 8 कंपनीज कहती हैं। कंपनी हैविंग अ चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। और इस कंपनी को खोलने के लिए, इन कंपनीज को खोलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस गवर्नमेंट ने अपनी जो अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो किसको डेलीगेट की है, आरओसी को। आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उसने पावर दे रखी है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, अगर आप खोलना चाहते हैं कंपनी तो आप खोल सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं, अब ये समझते हैं।
फॉरेन कंपनीज का मतलब होता है द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। बेसिकली जो इंडिया से बाहर की कंपनीज हैं उन सबको क्या कहते हैं, जिनका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर हुआ है जिनका इनकॉर्पोरेशन, तो वो कंपनीज हमारी क्या हो जाएंगी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं, हाल ही फिलहाल में आपने अमेजोन का नाम सुना होगा। अमेजोन, अमेजोन आज की दुनिया का बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब इसके बारे में बताएंगे कि अमेजोन कंपनी जो है, अमेजोन कंपनी भले ही बिजनेस कर रही है इंडिया में वर्चुअली, बट उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ हुआ है, आउटसाइड इंडिया, इसीलिए ये क्या हमारी हो जाएगी, फॉरेन कंपनी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आती है ओपीसी, इसको भी समझते हैं। वन पर्सन कंपनी क्या होती है? वन पर्सन कंपनी इज नथिंग बट अ कंपनी विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। असल में ऐसा था, देखिए, जब हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 था, तो वन पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। जब पुराना कंपनीज एक्ट जो था उसको एवोल्व, कई सारे अमेंडमेंट्स आने के बाद, कई सारे चेंजेस आने के बाद एक नया कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 62 में आपके ओपीसी की डेफिनेशन दी गई है कि आखिर ओपीसी क्या होता है। ओपीसी का मतलब वन पर्सन कंपनी, अ कंपनी विच इज मैनेज्ड और ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। असल में ऐसा था, जब भी हम बात करते थे ओपीसी की, देखिए सिंगल पर्सन का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, बट वहाँ पर क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वहाँ पर जो बंदा होता था, जो मेंबर होता था, जो ओनर होता था, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। बट ये सब सोचने के बाद कम जो लॉ मेकर है उन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना एक कंपनी को ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उन्होंने क्या किया, ओपीसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। दो वन पर्सन कंपनी 2000 जो 2013 जो एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें आया। इसके लिए अलग से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ अब इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिंगल ही पर्सन जो है इसको बना सकता है, और यहाँ पर एक नॉमिनी होना चाहिए। नॉमिनी का मतलब क्या है, जैसे जब भी आप नॉमिनी की हम बात करते हैं, देखिए जब भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इनकॉर्पोरेट करने पर क्या होता है, हमें दो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं आरओसी को। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनेशन क्लॉज में हमें किसी का नाम उसमें डालना होता है। तो नॉमिनेशन क्लॉज में हम किसी का नाम डालेंगे, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में अगर कल को जो बंदा कंपनी चला रहा है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस नॉमिनी को ही एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस हैं कि अगर आपने इन इन कंडीशंस को फुलफिल किया तभी आप ये वन पर्सन कंपनी को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहला आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना है, बंदा जो है जो भी कंपनी को फॉर्म कर रहा है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा चीज़ है कि जो बंदा है वो रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंट का मतलब वो इंडिया में स्टे करना चाहिए। इंडिया में स्टे करने का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो वो कम से कम उसे इंडिया में आना होगा और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन यहाँ रुकना होगा, तभी वो इंडियन रेसिडेंट के लिए मतलब माना जाएगा, उसको इंडियन रेसिडेंट का ओहदा दिया जाएगा। अगली बात ये आती है कि जब ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कुछ बातें और भी होती हैं। जैसे एक एक टाइम पे एक बंदा सिर्फ एक ही कंपनी खोल सकता है, ओपीसी, ठीक है। ऑन द अदर साइड की नॉमिनी की अगर हम बात करें तो नॉमिनी किसी दो कंपनी में भी बनाया जा सकता है। मान लो एक बंदा है, उसी की दो कंपनी, हमने दो ओपीसी अलग अलग फॉर्म किए, दो दो लोगों ने अलग अलग, तो उसने क्या किया, उस नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर दी दोनों कंपनी में अलग अलग जो की हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन दिस कुड नेवर बी हैपन कि एक बंदा सिर्फ एक बार में एक ही ओपीसी चला सकता है। और सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द ओपीसी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देन लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।